Good morning, viewers. Today we are going to discuss about the general exception under Indian Penal Code. So our criminal law provides the punishment which is varies from case to case. But at the time of commission of offense, अगर वो पर्सन कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि उसे क्रिमिनल लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दी जाए। तो यह जो कंसेप्ट है उसे ही हम डिफेंस कहते हैं। और यह जो कंसेप्ट है वो चैप्टर 4 ऑफ द आईपीसी में प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा जो ये चैप्टर 4 है वो सेक्शन 76 टू 106 कवर करता है नंबर्स ऑफ डिफेंसेस एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इसमें ऐसा होता है कि पर्सन क्राइम तो कमिट करता है, बट जिस जो क्राइम उसने कमिट किया है उसके लिए वो लायबल नहीं होता है या फिर उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती है। बिकॉज ऑफ दैट उस वो कोई तो भी एक डिफेंस क्लेम करता है या फिर वो एक्टिविटी उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में यूज की जाती है। बट नॉट नेसेसरी कि हर क्राइम के पीछे कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो या फिर जनरल डिफेंसेस क्लेम किया जाए। बट वेन एवर द पर्सन कमिटेड द क्राइम, at that time if he having absence of मेंस रिया, सबसे मेन थिंग है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि मेंस रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। बट वेन एवर द पर्सन कमिटेड द रॉन्गफुल एक्टिविटी, तो मे बी वहां उसका मेंस रिया अपसेंट हो सकता है। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस पर्सन हैविंग राइट टू क्लेम द जनरल डिफेंसेस। तो यह जो चैप्टर 4 इंडियन पिनल कोड में ऐड किया गया है उसका कुछ ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दैट एवरी ऑफेंस इज नॉट एब्सोल्यूट, दे हैव सर्टन एक्सेप्शन। इसका मतलब यह है कि जब कोई ऑफेंस होता है तो नॉट नेसेसरी उसे हम ऑफेंस ही बोल सकते हैं। हो सकता है जिस पर्सन ने वो रॉन्गफुल एक्टिविटी की है वो अपने बचाव के पक्ष में भी की हो सकती है। इसीलिए जो आईपीसी के हमारे ड्राफ्ट्समैन है उन्होंने ये अज्यूम किया है कि क्रिमिनल लॉ में ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जहां पर्सन ने रॉन्गफुल एक्टिविटी भी की है लेकिन उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। और इसीलिए एक सेपरेट चैप्टर 4 हमारे इंडियन पिनल कोड में ऐड किया गया है। तो जब हम लोग जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो वन कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। तो जनरली स्पीकिंग जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन हैविंग द ड्यूटी बाउंड टू प्रूव द एलिबी, या फिर उसे ये प्रूव करना होता है कि एक्यूज ने वो क्राइम किया है। तो सच टाइप ऑफ कंसेप्ट हैज बीन डिस्क्राइब इन सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसके हिसाब से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वह एक्यूज पर्सन पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर कोई एक्यूज पर्सन कहता है कि यस ही डिड द रॉन्गफुल एक्टिविटी, बट रॉन्गफुल एक्टिविटी करने के पीछे उसका कोई तरह का मेंसरिया नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ही हैविंग राइट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द जनरल एक्सेप्शन इन क्राइम। तो कहने का मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन गिवन अंडर आईपीसी, बर्डन ऑफ प्रूफ हैव बीन शिफ्टेड अपॉन द एक्यूज पर्सन also। तो जब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ते हैं तो इसका जो मेन है दैट इज द फैब्रिक, वो सेक्शन 6 में दिया है। क्योंकि सेक्शन 6 ये जो है डेफिनेशन का पार्ट है और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इंडियन पिनल कोड में जो भी डेफिनेशन है रिलेटिंग टू ऑफेंस, जो भी पिनल प्रोविजंस है या फिर जो भी इलस्ट्रेशंस दिए हैं, ये सारे पढ़ते वक्त जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रखना चाहिए। मीन्स हम लोग जब भी कोई पनिशमेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह देखना चाहिए वह पनिशमेंट देने से पहले कोई जनरल एक्सेप्शंस मौजूद है या नहीं है। तो दैट इज द फैब्रिक ऑफ चैप्टर 4। तो लेट्स डिस्कस जनरल एक्सेप्शन। तो हमारा जो चैप्टर 4 है उसमें जो जनरल एक्सेप्शंस है सेक्शन 76 टू 106 है, और वो 7 अलग अलग कैटेगरी में डिस्कस किए हैं। जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंट, absence of criminal intent, consent, ट्रिफलिंग एक्ट एंड प्राइवेट डिफेंस। तो आज के लेक्चर में हम लोग 76 टू 105 हम लोग डिस्कस करेंगे और प्राइवेट डिफेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो ये जो 7 कैटेगरीज के एक्सेप्शन है, अगेन दिस एक्सेप्शंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज अ एक्सक्यूजेबल एक्ट एंड सेकंड इज अ जस्टिफिएबल एक्ट. तो एक्सक्यूजेबल एक्ट मीन्स वो पर्सन कोई हार्म तो कमिट करता है, लेकिन उस पर्सन के पास में कुछ एक्सक्यूज होता है, इसीलिए उस पर्सन को हम लोग उस क्राइम के लिए हम लोग उसको ब्लेम नहीं दे सकते, या फिर उस पर्सन पे हम क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकते. तो यह एक्सक्यूजेबल एक्ट हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज देयर इज वन पर्सन, वो पर्सन इंसेन है, यानी ही हैविंग सम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और ड्यू टू इंसानिटी अगर वो कुछ क्राइम कमिट कर रहा है, यू नो वेरी वेल कि जब पर्सन कोई पर्सन है और वो अनसाउंड माइंड है, तो दैट पर्सन हैविंग नो एबिलिटी टू गेस व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. और ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर उसके हाथ से कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी हो जाता है, तो दैट पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द पनिशमेंट, क्योंकि वह जो एक्टिविटी, वह रॉन्गफुल एक्टिविटी जो उस पर्सन ने किया है बिकॉज ऑफ द इंसानिटी. तो इस तरह के हमारे इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे एक्सक्यूजेबल एक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, इंसानिटी है, इन्फेंसी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. तो यह सभी को हम लोग एक एक्सक्यूजेबल एक्ट बोल सकते हैं. तो इस एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सक्यूजेबल एक्ट मीन्स कि जहां पर्सन रॉन्गफुल एक्टिविटी तो कर रहा है, लेकिन उसे हम ब्लेम नहीं कर पाएंगे. सेकंड इज दैट जस्टिफिएबल एक्ट. तो जस्टिफिएबल एक्ट में जब हम एक नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखते हैं, तो वो एक्ट हमें रॉन्गफुल एक्टिविटी लगती है. बट वो जो रॉन्गफुल एक्टिविटी है, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं कि दैट एक्टिविटी इज टॉलरेबल और एक्सेप्टेबल, यानी रॉन्गफुल होते हुए भी हम उसे क्या नहीं कह सकते, रॉन्गफुल नहीं कह सकते हैं. तो ये जो सारे जनरल डिफेंसेस है, ऑल जनरल डिफेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू कंसेप्ट, दैट इज द एक्सक्यूजेबल एक्ट एंड जस्टिफिएबल एक्ट. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्यूजेबल एक्ट. तो एक्सक्यूजेबल एक्ट में सबसे पहले आएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 76 एंड 79. जब पर्सन कभी क्राइम करता है, सॉरी, जब पर्सन कभी कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी करता है, तो वो एक्टिविटी करने के लिए लॉ ने उसे बाउंड किया है, और या फिर वो जो एक्टिविटी वो पर्सन कर रहा है, वो पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ है, इसीलिए उस पर्सन को क्या दिया जाता है, एक्सक्यूज दिया जाता है. बट सेक्शन 76 एंड 79 स्पीक्स ओनली फॉर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ. जैसे पर एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो अगर एक मॉब पे फायरिंग फायरिंग कर रहा है, और वो फायरिंग वो अपनी सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कर रहा है, तो दैट पर्सन डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, क्योंकि उस पर्सन ने क्या किया है, वो ही इज द बाउंड बाय लॉ, क्योंकि सुपीरियर ऑफिस ने उस ऑफिसर ने उसको उस तरह का कमांड दिया है. तो same thing is described in section 79, but section 79 speaks about the justified by law, कि उसकी जो एक्टिविटी है वो लॉ ने जस्टिफाइड किया है, इसीलिए उसको क्या मिलता है, एक्सक्यूज दिया जाता है. सेकंड इज अ एक्सीडेंट विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80. तो सेक्शन 80 यह कहता है कि पर्सन को अगर कोई एक्सीडेंट होता है, लॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, लॉफुल मैनर है, लॉफुल मेंस है, और एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी वो प्रॉपर केयर ले रहा है, कॉशन कर रहा है, और फिर भी उससे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो दैट पर्सन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी. तो इसका एक एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन है कि वह बर्ड को शूट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो फायरिंग कर रहा है, तो वो बुलेट एक ट्री को लग के किसी बी पर्सन को लग जाता है, और बी पर्सन अगर वहां इंजर्ड हो जाता है, तो ए इज नॉट लायबल फॉर दैट इंजुरी, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट एक्टिविटी है, and at the time of firing of that bullet he having no such type of guilty intention. तो वहां उसको सेक्शन 80 का एग्जम्पशन दिया जाता है. नेक्स्ट है इनकैपेबिलिटी. तो यह इनकैपेबिलिटी जो है वह तीन इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है. वन इज अ इन्फेंसी, सेकंड इज अ इंसानिटी, एंड थर्ड वन इज अ इंटॉक्सिकेशन.
तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड द इनकैपेबिलिटी। तो इनकैपेबिलिटी मीन्स दोज पर्सन हु आर नॉट कैपेबल टू कमिट एनी क्राइम। तो उसके लिए हमने सेक्शन 82 और 83 हमें रीड करना होगा। तो सेक्शन 82 provides the concept of doli in capex. Doli in capex means those person who are not liable for the punishment due to that person is unable to understand what is good and bad. तो इसमें दिया गया है कि दोज चाइल्ड हु आर बिलो द 7 years वो टोटली एग्जम होते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी से। देन सेक्शन 83 की बात करेंगे कि सेक्शन 83 में अबो 7 years एंड अंडर 12 year। तो यहाँ एक क्वालिफाइड इम्यूनिटी है कि जो चाइल्ड को सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं आई है, वह पर्सन अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे अकॉर्डिंग टू लॉ उसे एग्जम्पशन दिया जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल है कि एक 9 years का बच्चा है, उसने अपने फ्रेंड के घर से एक नेकलेस उठाया है कि जिसका प्राइस 100 रुपीज है, और मार्केट में जाके उस 100 रुपीज का नेकलेस को वो अगर 20 रुपए में सेल कर रहा है, तो ही हैविंग द सफिशिएंट मैच्योरिटी, उसको वो समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो यहाँ उसे सेक्शन 83 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और सेक्शन 378 दैट इज द थेफ्ट, यहाँ उसको अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। देखिए, अभी यहाँ सेक्शन 83 के हिसाब से उसका एज जो है वो 9 years है, लेकिन ही हैविंग द मैच्योरिटी, वो क्या कर रहा है वह उसका उसे समझ होने की वजह से सेक्शन 83 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। देन सेक्शन 84। तो सेक्शन 84 में जो अनसाउंड माइंड पीपल होते हैं उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्प्ट किया है। तो एक लैटिन मैक्सिम है, नॉन कंपोस्ट मेंटिस। तो नॉन कंपोस्ट मेंटिस का मीनिंग होता है कि इंसेन पर्सन, कि जो पर्सन इंसेन है, अनसाउंड माइंड है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट एक्टिविटी, ड्यू टू इंसानिटी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो रॉन्गफुल एक्टिविटी है या लॉ के अगेंस्ट में है। तो इसमें अगेन 4 एग्जाम्पल्स है। इडियट पर्सन है, ड्यू टू इलनेस पर्सन नहीं समझ पा रहा है कि क्या कर रहा है। देन ल्यूनाटिक है, एंड ऑफ कोर्स इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ऑल्सो। तो हम इंटॉक्सिकेशन के बारे में जब बात करते हैं तो सेक्शन 85 86 हमको प्रोवाइड करता है कि जब कोई पर्सन इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेंट पोजीशन में जाता है और उस पोजीशन के दौरान अगर वो कुछ क्राइम कमिट करता है, तो उसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 एग्जम्पशन दिया जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी का। लेकिन जब कोई पर्सन क्राइम करने के लिए ही इंटॉक्सिकेंट पोजीशन में जाता है, तो उस पर्सन को सेक्शन 86 के हिसाब से उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेंट है तो लाइबिलिटी में से एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यह जो एक सेक्शन 86 का और 85 का जो कंसेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन द वन मैक्सिम, क्वी पिसेट बैरिस ल्यूएट सोब्रस। तो इसका मीनिंग होता है कि वन हु सिन व्हेन ड्रंक शुड बी पनिश व्हेन इज अ सोबर, कि जब वो पर्सन ये है ड्रंक है और कुछ क्राइम कर रहा है, तो जब वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा तब उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि वह क्राइम करने के लिए वो ड्रंकन पोजीशन में गया है। देन जुडिशियल एक्टिविटी। तो यहाँ हम लोग जस्टिफिएबल एक्टिविटी की बात करेंगे। तो सेक्शन 77 एंड 78, ये जो दो सेक्शंस है वो जुडिशियल एक्टिविटी में को प्रोटेक्शन करता है कि कोई पर्सन, कोई जज है और वो जुडिशरी के कैपेसिटी में है और एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर या फिर गुड फेथ में अगर उससे कोई एक्टिविटी हो जाती है, सबसे पहले है कि while doing such activity he discharge of the official duties, उसने अपने जुरिस्डिक्शन में करना चाहिए, और सबसे मेन थिंग है कि वो गुड फेथ में होना चाहिए। तो वहां उसे क्या दिया जाएगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसे एग्जाम किया जाएगा। देन सेक्शन 78 ऑल्सो प्रोवाइड दैट कि कोई पर्सन है कि ड्यूरिंग अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर है, कोई जजमेंट है, और उसके अगेंस्ट में अगर वो कोई एक्टिविटी करता है, ऑफ कोर्स वो एक्टिविटी गुड फेथ में होना चाहिए और कोर्ट ऑर्डर का वो लीगैलिटी होना चाहिए, तो वहां उसे एग्जाम्पशन मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल है कि कोई पुलिस ऑफिसर है और उसे वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट करना है अगेंस्ट द कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी, तो
अभी देखिए वो जो वारंट है, if that warrant is issued by the court of law, तो of course that police officer having power to search the place. but अगर वो वारंट ही इलीगल है, तो वहां पुलिस ऑफिसर अगर कोई सर्च करता है, तो उसे सेक्शन 78 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि कोर्ट ऑफ लॉ का कोई ऑर्डर है, कोर्ट ऑफ लॉ से मिला हुआ कोई जजमेंट है, तो पर्सन हैविंग राइट टू फॉलो दैट एक्टिविटी। देन नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी this concept is based on the one maxim, that is the quid necessitates non habitat legum. It means that necessity knows no law. जब कभी आवश्यकता होती है, तो वहां हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वहां हमारे माइंड में लॉ का प्रोविजन नहीं आएगा। तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉ के प्रोविजन हम लोग ब्रीच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो नेसेसिटी है कि वहाँ ऐसा एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है कि वहाँ हमारे पास में दूसरा और कोई पर्याय नहीं है, तो ही हम लोग हमें नेसेसिटी का एक्सेप्शन मिलेगा, अदरवाइज हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दैट इज द नेसेसिटी। देन ड्यूरेस, तो ड्यूरेस का मीनिंग होता है कि इफ सपोज समवन कमिट द रॉन्गफुल एक्टिविटी ड्यू टू कंपल्शन, अगर कोई पर्सन को कंपेल कर रहा है और ड्यू टू कंपल्शन अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उस पर्सन पे वो क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं होगा। लेकिन इस डिफेंस को दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट इज अगर हमें कोई किसी एक्सवाइजेड पर्सन का मर्डर करने के लिए कंपेल कर रहे हैं, या फिर वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कंपेल कर रहे हैं, तो हमें सेक्शन 94 का हमें एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। बट अदरवाइज अगर कोई हमें चोरी करने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, कंपेल कर रहा है, हमें थ्रेट दे रहा है, तो हम चोरी तो करेंगे, लेकिन पनिशमेंट जो होगी जिसने हमें कंपेल किया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 उस पर्सन पे उसका लायबिलिटी बनेगा, न कि हम पे। देन कंसेंट, सेक्शन 87, 89 एंड 92 स्पीक्स अबाउट द कंसेंट, कि अगर हम कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो और वो एक्टिविटी करते वक्त हम लोगों का गुड फेथ है, और वो कंसेंट लेके अगर एक्टिविटी हो रही है, तो वहां क्या नहीं होगा, हम पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज नहीं होगा। देन कम्युनिकेशन, कि अगर कोई कम्युनिकेशन हमने गुड फेथ में किया है, और उसके वजह से सामने वाले पर्सन को अगर कोई इंजुरी हो रही है, या फिर वो पर्सन हर्ट हो रहा है, तो भी हमारे कम्युनिकेशन के वजह से उसको लॉस भी हो रहा है, तो भी हम पे यहाँ क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर कोई डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को कम्युनिकेट कर रहा है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, और उसको बोल रहा है कि भाई तुम्हारे जो जीने के चांसेस है वो कम है, लेकिन जैसे ही वो पेशेंट सुनता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। तो यहाँ डॉक्टर इज नॉट लायबल फॉर द पनिशमेंट, बिकॉज यहाँ डॉक्टर का ड्यूटी है कि उसने अपने पेशेंट को अपने हेल्थ के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो दैट इज द कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। देन एक ट्रिफलेस है, दैट इज बेस्ड ऑन द वन मैक्सिम, डी मिनिस ऑन नॉन क्यूरेट लेक्स, मीन्स लॉ विल नॉट टेक केयर ऑफ द ट्रिफलेस। तो यहाँ ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई निग्लिजिबल क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, तो वहां क्या नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए अगर कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी हो रही है, और वहां हमारा निग्लिजेंस है, और सामने वाले का एक छोटा सा सफर हो रहा है, तो वहां भी हमें सेक्शन 95 के हिसाब से क्या मिल सकता है, हमें एग्जम्पशन मिल सकता है। दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द जनरल एक्सेप्शन। और जनरल एक्सेप्शन हम जब पढ़ते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि इट इज द राइट ऑफ द एक्यूज टू क्लेम दैट जनरल डिफेंस, बट नॉट नेसेसरी कि अगर वो कोर्ट को लग रहा है कि यस इस एक्टिविटी में जनरल डिफेंसेस है, उस पर्सन का कोई तरह का मेंसरिया नहीं था, गुड फेथ था, और गुड फेथ के चलते अगर उससे कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी हुआ है, तो ऑब्वियसली कोर्ट उसे क्या कर सकता है, क्रिमिनल लायबिलिटी से उसे एग्जाम कर सकता है। तो जनरल एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द imposition ऑफ द क्रिमिनल लायबिलिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।